Hi guys. So topic for the day is कैश बुक. अब ऑलरेडी आप लोग जर्नल्स देख चुके हैं और आपने समझा कि जर्नल्स का पर्पस क्या होता है, टू टू रिकॉर्ड द डेली ट्रांजेक्शंस. तो फिर कैश बुक का पर्पस क्या है और क्यों बनाई गई बाकी की सारी अदर सब्सिडरी बुक्स? ये सवाल आपके दिमाग में कई बार आएगा और आना भी चाहिए. तो चलिए जानते हैं क्या है कैश बुक और क्यों बनाते हैं कैश बुक को. एंड बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट विल बी द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर. तो अकॉर्डिंग टू मी अप टू 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर आपसे पूछा जाता है. कई बार तो इससे ज्यादा का भी पूछा गया है इंटरनल्स में, और इसीलिए इसका फाइनल एग्जाम्स में भी मेरे हिसाब से 6 to 8 मार्क्स तक के से क्वेश्चन आने चाहिए. इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और इसके प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में हम देखेंगे कैश बुक है क्या, टाइप्स ऑफ कैश बुक्स क्या क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती है एक प्रॉपर कैश बुक. चलिए, तो कैश बुक का पहले हम पर्पस समझते हैं कि कैश बुक है क्या. कैश बुक, एज द नेम सजेस्ट, अ बुक विच इज रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ द कैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर जर्नल्स क्या काम कर रही है? जब जर्नल्स में ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है तो कैश बुक क्यों बनाई जा रही है? इसके पीछे पर्पज ये है कि जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो जर्नल्स में तो डेली के ट्रांजेक्शंस लिखे जाते हैं. तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस हैपनिंग अराउंड इन द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डी मार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक दिन में हो सकता है वहां पर हजारों ट्रांजेक्शन होते हो. बहुत सारे बैंक से ट्रांजेक्शन होते होंगे, बहुत सारे कार्ड वाले होते होंगे, बहुत सारे कैश वाले होते होंगे. अब इस तरीके से जो अकाउंटेंट होता होगा उसका काम कितना हेक्टिक हो जाएगा. आप सोचिए कि आपको उसको हर दिन उन हजार ट्रांजेक्शन में से सॉर्ट आउट करना होगा कैश ट्रांजेक्शन को और उन्हें उठाकर डालना होगा कैश अकाउंट में, विच इज अगेन अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस. सो फॉर ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर डेली के कैश ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, वो जर्नल्स नहीं बनाते, वो कैश की एंट्रीज जर्नल्स में नहीं लिखते. दे डोंट राइट एनी जर्नल एंट्री फॉर कैश ट्रांजेक्शन. दे डायरेक्टली मेक अ कैश बुक. तो पर्पस क्या है कैश बुक का? कि उन्हें जर्नल एंट्रीज ना करना पड़े कैश की, और ना ही उन्हें कैश का लेजर बनाना पड़े. दे विल डायरेक्टली मेक अ कैश बुक जो कि इन दोनों पर्पसेस का, इन दोनों स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है. मतलब कि अब आपको कैश के जर्नल एंट्रीज भी नहीं करनी, कैश का लेजर अकाउंट भी मेजर मेंटेन नहीं करना. कैश बुक जो है वो आपका जर्नल और लेजर दोनों का काम कर देती है. तो ये हमारा काम आसान बनाने के लिए बनाई गई थी. और कैश बुक बहुत ज्यादा यूज में है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको कैश बुक बनाना पड़े. आपका, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे चलता है, बहुत ज्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक इट. बट इफ यू आर एंटिटी वेयर यू हैव टू गो थ्रू द कैश ट्रांजेक्शन डेली, ऑन डेली बेसिस, देन कैश बुक इज रिकमेंडेड. अब कैश बुक्स क्यों बनाई जाती हैं हमें समझ में आ गया. कैश बुक का मीनिंग क्या है ये भी हमने समझ लिया. कैश बुक के टाइप्स क्या है? तो कैश बुक के मेजर 3 टाइप्स जो हम पढ़ेंगे वो है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक. शुरू कर रहे हैं हम सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ. सिंगल कॉलम कैश बुक को सिंगल कॉलम क्यों बुलाते हैं पहले ये सुनो, फिर मैं इसका फॉर्मेट आपको समझाऊंगा. सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है एक ऐसी कैश बुक जिसमें अमाउंट का सिंगल कॉलम होगा. मतलब 1 कॉलम ऑन द डेबिट साइड एंड 1 कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड. हम इस बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन दिखाएंगे और किसी भी मोड के थ्रू आया हुआ अमाउंट हम नहीं दिखाएंगे. किसी और मोड से भी अमाउंट आ सकता है, हाँ आ सकता है, इस पे हम बात करेंगे आगे की बुक में. तो सिंगल कॉलम कैश बुक इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ कैश अकाउंट. जिस तरीके से कैश अकाउंट बनाया जाता है उसी तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है. फर्क सिर्फ इतना है, ऊपर टाइटल चेंज हो गया है और ये लेजर और जर्नल्स दोनों का हमें बेनिफिट देती है, दोनों का पर्पस फुलफिल कर देती है. सो इफ यू आर फॉलोइंग द कैश बुक सिस्टम, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द कैश अकाउंट. दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक सिस्टम फॉलो करते हैं वो कैश की जर्नल एंट्रीज और कैश का लेजर नहीं बनाते. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक सिस्टम नहीं फॉलो करते, देन दे हैव टू गो थ्रू द ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस, which is recording all the transactions in the journals and then recording them and posting them into the cash account as well. कैसे दिखती है सिंगल कॉलम कैश बुक? चलो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. तो ऐसे बनाई जाती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक. चलिए पहले फॉर्मेट समझते हैं, फिर हम कुछ वैल्यूज के साथ इसकी बात करेंगे. तो जो मेजर कॉलम्स हैं सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर वो है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट. एलएफ इसलिए क्योंकि ये एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट है. मतलब ये जर्नल के लिए भी यूज की जाती है, जर्नलाइजिंग के लिए भी यूज की जाती है, इसलिए इसमें एलएफ का कॉलम दिखता है. सो एलएफ, अमाउंट, एंड देन अगेन द सेम
पैटर्न इज रिपीटेड डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये साइड जो है वो हमारी पेमेंट साइड है, क्योंकि हमने कैश अकाउंट के लिए क्या रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट साइड पे वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जिनसे आपको कैश रिसीव हो रहा है, मतलब कैश रिसीट्स आप अपने डेबिट के साइड में दिखाते हैं, कैश बुक के डेबिट में दिखाते हैं। जबकि के कैश की पेमेंट्स हम हमारे बाय साइड पे दिखाते हैं, जिसे हम पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं, बाय साइड भी बोल सकते हैं, क्रेडिट साइड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 21 2021 को 1 जनवरी को यू स्टार्टेड योर बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, लेट्स से। सो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस। हम इसकी जर्नल्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे कैश बुक में, टू कैपिटल अकाउंट। और अगर पिछले साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है तब क्या लिख दिया जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब हमारी कैश बुक दो तरीके से स्टार्ट हो सकती है, या तो क्वेश्चन में हमसे नया बिजनेस शुरू करवाया जा रहा होगा तो हम टू कैपिटल लिखेंगे, या फिर पुराने बिजनेस का कैश कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। इसके अलावा पूरे ट्रांजेक्शन जहां जहां पर आपको कैश मिला है, जैसे कि टू सेल्स, टू रेंट रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, एनी ट्रांजेक्शन थ्रू विच यू आर रिसीविंग कैश, यू विल बी शोइंग ऑन द डेबिट साइड। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स कर ली है 1 लाख रुपीस की और हमें रेंट मिला है 50,000 रुपीस का, सो ये हमारा रिसीविंग साइड है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स को पिक करना है जिनसे आपको कैश मिल रहा है, एंड यू हैव टू पोस्ट देम अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज यहां पर डेबिट साइड पे पोस्ट करते जाना है। बाय साइड पे आप दिखाते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी हो सकती हैं, वेजेस, सैलरी, परचेजेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। सो वो हम यहाँ पर दिखाते जाते हैं। 5 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल हमने वेजेस पे करी है 50,000 रुपए की, और हमने सैलरीज पे कर दी है 1 लाख रुपीस की। सो हम इस तरीके से दिखाएंगे बाय वेजेस, बाय सैलरीज अकाउंट। ध्यान रहे कैश बुक वहां पर बनाई जा रही है जहां पे जर्नल्स आपको नहीं करने। तो इन ट्रांजेक्शन के जो क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ दैट। कोई भी ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट का हो उसे तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, क्योंकि ये एक कैश बुक है। तो कैश बुक के क्वेश्चंस में ट्विस्ट कहां कहां पर आपको दिखने को मिलेगा कि जानबूझ के आपके क्वेश्चंस में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका कैश बुक से कोई लेना देना ही नहीं है, लाइक द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, लाइक द एडजस्टमेंट एंट्रीज, लाइक द ओपनिंग एंट्रीज। उनका हमारी कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपको टच नहीं करना है। आपको कैश बुक बनाते टाइम इसका ध्यान रखना है कि दिस बुक इज ओनली बुक और इंडिकेटर ऑफ योर कैश ट्रांजेक्शंस। सो योर बिजनेस इज ओनली विथ कैश इनकमिंग्स एंड कैश आउटगोइंग्स। दैट मीन्स कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो आपको इस बुक में दिखाना है। आपको बाकी किसी कोई और ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इसे ध्यान से क्वेश्चन में आने वाले ऐसे ट्रांजेक्शन जो इस बुक में नहीं आते उन्हें हटा दीजिएगा। आप उन्हें क्वेश्चन पेपर में ही कट कर दीजिए पेंसिल से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ हाउ दिस बुक इज बैलेंस्ड, दिस इज अ मंथली बुक। तो हम पूरे मंथ में जितना हमें कैश मिलता है वो डेबिट साइड पे जो लिखते जाते हैं उसका टोटल करते हैं फाइनली। जैसे इसका टोटल आ रहा है 6,50,000 और इसे दोनों तरफ लिख देते हैं बिल्कुल लास्ट में। ध्यान रहे सिंगल कॉलम कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड ग्रेटर होगा। द कैश रिसीट्स विल ऑलवेज एक्सीड द कैश पेमेंट। कॉमन सेंस की बात है, जितना कैश मिलेगा उतना ही खर्च हो सकता है या उससे कम खर्च हो सकता है। उससे ज्यादा खर्च होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट बुक नहीं है ये कैश बुक है। इसे ध्यान रहे हमेशा आपका डेबिट साइड ही बड़ा होगा। तो इसको आपको टोटल करके दोनों तरफ लिख देना है, और इसमें से जो जो पेमेंट्स उन्हें माइनस करने के बाद मंथ के एंड डेट पे, जैसे कि जनवरी में हमारा 31 जनवरी लास्ट डेट है, उस दिन हम निकाल देते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। दिस इज माय आंसर। सो 650 माइनस 150 इज 5 लाख रुपीस। ये हमारा बैलेंस कैरीड डाउन आ गया। और इसी तरीके से आपको सिंगल कॉलम कैश बुक को ड्राफ्ट करना है। सिंगल कॉलम कैश बुक पे इनसे ज्यादा एलिमेंट्स और इनसे ज्यादा ट्विस्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो जो मैंने बताया उन्हें फॉलो कर लो, कैश बुक के सारे क्वेश्चंस वन गो में बना लोगे। अब बात करेंगे हम हमारी दूसरी टाइप ऑफ कैश बुक का। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कैश बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश बुक ऑफ ऑल, दैट इज डबल कॉलम कैश बुक।
यही वो बुक है जो आपको आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से इसमें बताए जा रहे सारे कॉन्सेप्ट्स को सुनिए, समझिए, नोट करिए और इसके जितने क्वेश्चंस बना सकते हैं बनाइएगा। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दैट इज डबल कॉलम कैश। क्यों बुलाते हैं डबल कॉलम को डबल कॉलम? बिकॉज अब आप यहां पे चेंज दे सकते हैं, बाकी सारे कॉलम सेम है, हमने कैश और बैंक कॉलम यहां पर अलग अलग कर दिया है। दिस इंडिकेट्स कि इस बुक में न सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाया जाएगा, बट हमारे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है हम उन्हें भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अमाउंट के दो कॉलम हो गए, डुअल कॉलम हो गए, डबल कॉलम हो गए, इसलिए इनको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। समझ आया? अब कैश और बैंक यहां पर भी है, कैश और बैंक यहां पर भी है, जाहिर सी बात है कि ये वाला साइड वही है जो हमारी सिंगल कॉलम में था, दैट इज इनफ्लो। यहां पर हम सारी रिसीट्स दिखाने वाले हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो और चाहे वो बैंक के फॉर्म में हो। वैसे ही आउटफ्लोज, दैट मींस पेमेंट्स, फॉर्मेट का पार्ट नहीं, समझाने के लिए लिखा है, आप मत लिख कर आ जाना, नंबर कट जाएंगे। कैश और बैंक यहां पर अगेन, अगर आपने कोई कैश पेमेंट करी है तो कैश कॉलम, चेक से पेमेंट करा है तो बैंक कॉलम में जाता है। इसका मतलब यह है कि डबल कॉलम कैश बुक में आपको दो बैलेंसेस देखने को मिल सकते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। तो क्या करना है आपको, जिस भी डेट पे आपको बैलेंस दिया हो, लेट से 1 जनवरी को, तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश का कैश में लिख देंगे और बैंक का बैलेंस बैंक में लिख देंगे, बशर्ते बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस होना चाहिए, जो हमने बीआरएस में देखा है। बट बैंक्स का तो नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, तो अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो वो बाय साइड पे दिखाया जाएगा, ना कि टू साइड पे। सो इट डिपेंड्स, बैंक का ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो क्वेश्चन में बता दिया जाता है। इसके बाद क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन को पिक करना है, जो जो ट्रांजेक्शन हमें इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ बैंक दिख रहे हैं, उनको डेबिट साइड पे उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के साथ पोस्ट करते जाना है, टू लगाते हुए। जैसे कि सेल्स के थ्रू आपके पास कैश आ रहा है, रेंट के थ्रू पैसा आ रहा है, कमीशंस के थ्रू पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट के थ्रू पैसा आ रहा है, जो भी मीडियम्स है, किसी पर्सनल अकाउंट्स के थ्रू आपके पास कैश आ रहे हैं, तो आपको यहां पर दिखाते जाना है। बस ध्यान रहे, अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो टू सेल्स कैश में जाएगा, पर अगर आपने सेल किया और वो कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो फिर वो बैंक में जाएगा, कैश में नहीं जाएगा। इसका बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा इनकम हमारे पास कैश इन हैंड रह गया है और कौन सी इनकम्स को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। सो यू हैव टू पोस्ट दैट वैल्यू इन द बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड। इसी तरीके से पेमेंट्स का भी बहुत ध्यान रखें। अगर मान लीजिए वेजेस कैश में पे की गई है तो बाय वेजेस कैश, बट अगर आपने रेंट चेक से पे किया है तो बाय रेंट बैंक में जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं है, इसमें दो चीजें हैं जहां पर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं और जिसकी वजह से ये बुक सबसे ज्यादा क्रूशियल बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। वो है, एक चेक्स का रिसीव होना और दूसरा है कॉन्ट्रा एंट्रीज। इसलिए ध्यान से सुनिए क्या है ये और क्यों कंफ्यूजन होती है। सुनेंगे समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अप्लाई कर देना, जैसा बोलूंगा वैसा का वैसा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट, जो मैंने आपको जर्नल्स में भी बताया था। अगर आपको चेक रिसीव होता है, सो देयर विल बी टू सिनारियोज। फर्स्ट, आपने चेक या तो सेम डे बैंक में डाल दिया है, दूसरा आपको चेक मिला किसी और दिन है और डिपॉजिट किसी और दिन किया गया है। केस नंबर 1, अगर मैंने चेक मुझे मिला और मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, तब मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। सपोज मुझे अमन से चेक मिला, सो आई राइट टू अमन एंड डायरेक्टली इन द बैंक कॉलम। फर्स्ट केस, चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डाल दिया है, अगर ये वाला केस है तो टू नेम ऑफ द पर्सन जिससे आपको चेक मिला है और बैंक कॉलम में पोस्ट करोगे, कैश में नहीं करोगे। केस नंबर 1 तो इजी है। केस नंबर 2 में कंफ्यूजन है कि आपको चेक मिल रहा है मान लो 11th जनवरी को और आप उसे डिपॉजिट कर रहे हैं 15th जनवरी को, तो मैं क्या दो बार एंट्री करूंगा कैश बुक में या एक बार करूंगा और क्या करूंगा? तो सुनो ध्यान से, जिस भी दिन आप चेक डिपॉजिट करेंगे, एक ऐसा चेक जो आपको मिला पहले है और डिपॉजिट बाद में हुआ है, तो जिस दिन चेक मिला है उस दिन कोई एंट्री नहीं की जाएगी इन द कैश बुक।
यस, ध्यान से सुनो। जिस दिन चेक मिला है उस दिन कुछ नहीं करना है। जिस दिन चेक डिपॉजिट हुआ है बैंक में, उस दिन आप लिखोगे जिस पर्सन से आपको चेक मिला था, लेट्स से राहुल, तो टू राहुल्स अकाउंट एंड डायरेक्टली इन द बैंक कॉलम। ईदर यू कैन डू दिस और यू कैन ऑल्सो डू दिस। जिस दिन आपने चेक बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया, देन डू राइट दिस, क्योंकि यही सही ट्रीटमेंट है, दैट इज चेक्स इन हैंड अकाउंट। ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है, क्योंकि हम जिस दिन हमें चेक मिलता है उस दिन चेक्स इन हैंड अकाउंट ओपन करते हैं। तो जिस दिन हमें चेक मिला उस दिन हम चेक्स इन हैंड अकाउंट को ओपन करते हैं। ये हमने जर्नल्स में सीखा था, मैंने आपको बताया था। अब ये चेक जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे, जिस भी डेट को, 15th को, 20th को, 21st को, उसी दिन कैश बुक में उसे एंट्री दी जाएगी। और वो कैसा होगा? टू चेक्स इन हैंड कॉलम होगा बैंक का। तो हमने क्या सीखा? अगर हमें चेक मिला और सेम डे हमने डिपॉजिट कर दिया, देन टू नेम ऑफ द कस्टमर, टू नेम ऑफ द डेटर और बैंक कॉलम। वेराज चेक किसी और दिन मिला, डिपॉजिट किसी और दिन हुआ, तो जिस दिन डिपॉजिट हुआ डायरेक्टली उस दिन टू चेक्स इन हैंड, उसके आगे पीछे कोई एंट्री नहीं करनी है। बट अगर चेक डिसऑनर होता है, चाहे वो केस 1 का चेक हो या केस 2 का चेक हो, तो सिंपल रूल है, जिसका भी चेक डिसऑनर हुआ, चाहे वो अमन था या वो राहुल था, उसके नाम से ही बाय साइड पे डेबिट होगा बैंक के कॉलम में, बाय साइड पे क्रेडिट होगा बैंक के कॉलम में। तो अगर अमन का चेक डिसऑनर हो रहा है, बाउंस हो गया है, तो बाय अमन अकाउंट बैंक कॉलम। जो चेक इन हैंड वाला चेक था, लेट से राहुल का, तो आप बाय चेक्स इन हैंड नहीं लिखोगे, बाय राहुल अकाउंट ही लिखोगे और कॉलम बैंक का ही होगा। ये एक प्रॉब्लम है जिसके से चेक्स में बच्चे उलझते हैं। तो चेक पे करना इज वेरी इजी, किसी को चेक देना इज इजी, पर चेक रिसीव होना दो बातें हमें सिखाता है। तो पहला है सेम डे डिपॉजिट, मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा ध्यान रखिए, मिल किसी और दिन रहा है और डिपॉजिट किसी और दिन रहा है, तो जिस दिन डिपॉजिट हो रहा है उसी दिन आपको टू चेक्स इन हैंड लिखना है। और कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अगर बुक्स में दिए हैं तो मत करना, यही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। पहले वो कॉन्ट्रा वाला ट्रीटमेंट होता था, पर अब वो नहीं है, और वो ना करें तो ज्यादा बेटर। अगर आप किसी ओल्ड एडिशन बुक से पढ़ रहे हैं तो वहां पर वो मिलेगा आपको, पर वो मत करिए, क्योंकि वो चीज बदल चुकी है। टिक टू चेक्स इन हैंड वाला ट्रीटमेंट ही आपको करना है। दूसरा पार्ट जो है कॉन्ट्रा एंट्रीज का। अब क्योंकि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है तो हमारे ही, पर दो अलग अलग फॉर्म्स है। एक वो कैश है जो हमारे पास हार्ड कैश के फॉर्मेट में है, और एक वो कैश है जो हमने हमारे बैंक में डिपॉजिट करके रखा हुआ है। व्हाट इफ हमारा कुछ कैश हम खुद बैंक में डिपॉजिट अगर करने जाएंगे, तो उसे हम क्या इनफ्लो मानेंगे, क्या आउटफ्लो मानेंगे, और उसे हम डबल कॉलम कैश बुक में कैसे दिखाएंगे? तो पहले इस चीज को समझिए। अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, सो फॉर बैंक इट इज इनफ्लो, फॉर कैश इट इज आउटफ्लो। मतलब सेम बुक में एक जगह इनफ्लो है, एक जगह आउटफ्लो है। दैट ऑल्सो मीन्स आपको इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बैंक का कॉलम और कैश का कॉलम इसी बुक में है। तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया है, तो आपको बढ़ना भी दिखाना है और कम होना भी दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? अगर मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, सो अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, टू कैश, यहां पर आएगा सी, क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग की नहीं जाएगी। ये एलएफ में सी इंडिकेट करता है कॉन्ट्रा एंट्री है। चल राइट, टू कैश अकाउंट, कॉलम होगा बैंक का, एंड देन यू विल राइट बाय बैंक अकाउंट, अगेन सी, और कॉलम होगा कैश का। सो इस तरीके से आपको डुअल पोस्टिंग्स करनी पड़ेंगी। आपको टू कैश भी दिखाना होगा और आपको बाय बैंक भी दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपका कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। कैश का कम होना या बढ़ना इस बुक में ही आने वाला है, और बैंक का कम होना बढ़ना भी इसी बुक में आने वाला है। दैट इज वाई ये डुअल इफेक्ट आपको दिखाने पड़ रहे हैं। आपको बढ़ना भी दिखाना पड़ रहा है बैंक का, और आपको कम होना भी दिखाना पड़ रहा है कैश का। इसी का रिवर्स भी हो सकता है। अगर आपने कैश बैंक से विथड्रॉ किया फॉर ऑफिशियल पर्पस, ड्रॉइंग्स नहीं, ऑफिशियल पर्पस के लिए पैसा निकाल रहे हो, तो क्या हो रहा है? बैंक बैलेंस कम हो रहा है और अब कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। तो कैसे दिखाएंगे? तो हम दिखाएंगे टू बैंक, कॉलम होगा कैश का, एंड देन विल राइट बाय कैश, एंड कॉलम होगा
बैंक का। तो ये दो सिनेरियोज हैं जहां पर हमारी डबल कॉलम कैश बुक में हमें डुअल पोस्टिंग करनी है, टू में भी लिखना है और बाय में भी लिखना है, इसीलिए इनको कॉन्ट्रा एंट्री भी कहा जाता है और इसीलिए एलएफ के कॉलम में सी बताना जरूरी है। यही वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो डबल कॉलम कैश बुक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती हैं और सिंगल कॉलम कैश बुक के मुकाबले आपको आपके स्कूल्स में मेरे हिसाब से तो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है कुछ लीनियंट टीचर्स जो आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस दे दें, बट व्हाट आई हैव सीन सिंस 10 years कि आपका आपका जो भी स्कूल है, आप जिस भी बोर्ड के हैं, अगर आपको कैश बुक का चैप्टर है, आप 11th क्लास में हैं और आपको ये चैप्टर हटाया नहीं गया है बाय योर स्कूल्स, तो इस चैप्टर से यही बुक पूछी जाएगी। इसलिए डबल कॉलम कैश बुक के जितने क्वेश्चंस बना सकते हो बना लो। फाइनली इसको क्लोज कैसे करना है, जैसे भी हमने सिंगल कॉलम को किया था, कैश का प्लस माइनस करके कैश का बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे, बैंक का प्लस माइनस करके बैंक का बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दिया जाएगा। दिस इज योर डबल कॉलम कैश बुक। इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस बने, और डू स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशंस फर्स्ट, डू नॉट जंप डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चंस अगर आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं ये सारी वीडियोस, तो देन डायरेक्टली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डबल कॉलम कैश बुक के हाई लेवल क्वेश्चंस बनाने लग जाओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट कैटेगरी। हियर इज द लास्ट बुक। वैसे इसके भी अच्छे खासे चांसेस है कि आपसे स्कूल्स में पूछी जाए, अगर डबल कॉलम नहीं पूछी जाती है तो, या फिर कुछ स्कूल्स में क्वेश्चंस लेंदी करने के लिए जहां पे लगता है कि पेपर को थोड़ा लेंदी बना दिया जाए, वहां पर भी पेटी कैश बुक दी जाती है। बट डिफिकल्टी लेवल वाइज अगर मैं बात करूं तो डबल कॉलम कैश बुक में ज्यादा ट्विस्ट है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है, तो उसके आने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस बुक। बट स्टिल, क्योंकि पार्ट ऑफ द फॉर्मेट है, पार्ट ऑफ द चैप्टर है, हमें इसे भी कवर करना है। पेटी कैश बुक होती क्या है, क्यों बनाई जाती है? पेटी कैश बुक, पेटी मतलब छोटे मोटे खर्चे, ऐसे खर्चे जो हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे लेवल पे होते हैं, जिनकी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है, जिसमें अमाउंट बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता हमारी कंपनी का, बट क्योंकि ये होते हैं और फुल डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग की वजह से हमें हर चीज रिकॉर्ड करनी है, दैट इज व्हाई वी आर गिविंग दोज एक्सपेंसेस अ स्पेशल बुक जिसका नाम है पेटी कैश बुक। हर ऑर्गेनाइजेशन का हेड कैशियर अपने जूनियर कैशियर को एक पेटी अमाउंट अलॉट करता है, एक फिक्स अमाउंट, जिससे वो पूरे हफ्ते भर या 15 दिन या महीने भर के ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे, जैसे चाय का, जैसे रिफ्रेशमेंट्स का, स्नैक्स का, छोटे मोटे ऑफिस का अगर कोई स्टेशनरी खत्म हो गया उसके लिए, या ऑफिस में कोई रैंडम पेमेंट्स आ जाती हैं तो उसके लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए, टेलीफोन बिल्स के लिए, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए एक अमाउंट अलॉट किया जाता है बाय द कंपनी। वो अमाउंट फिक्स होता है कि हमें पहले से पता है कि ये अमाउंट तो हमारा खर्च होना ही होना है हर महीने, या वो 15 दिन में भी हो सकता है या 7 दिन में भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। उस फिक्स अमाउंट को जितना हम हमेशा खर्च कर देंगे इन आर पेटी एक्सपेंसेस, उन्हें हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड, IMPREST, ये सब कुछ आपकी किताबों में दिया हुआ है, एक बार वहां पे भी पढ़िएगा। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट सिस्टम पे कैश बुक बनाई जाती है। ये वो अमाउंट है जो फिक्स है और इसी में से आप अपने छोटे मोटे खर्चे करते हो। इस कैटेगरी के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर हमें ये पेटी कैश बुक बनानी है। कैसे बनती है देखिए, तो इसमें दो पैटर्न, एक सिंपल है और एक एनालिटिकल है। ज्यादा चांसेस है आपको एनालिटिकल पूछा जाए, तो ये मैं एनालिटिकल ही बता रहा हूं। सो वी हैव अ कॉलम ऑफ रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड देन द टोटल पेमेंट्स। यही मेन कॉलम्स है जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में होते हैं। रिसीट्स और पेमेंट्स के बीच में पर्टिकुलर्स आपको दिख रहा है, दो पर्टिकुलर्स नहीं है, सिंगल पर्टिकुलर्स ही है, क्योंकि ये जो पेटी कैश बुक है इसमें आपको रिसीट्स तो होंगी ही नहीं, आपको तो एक ही बार पैसा मिलना है, वो है बिगिनिंग ऑफ द टेन्योर के। तो आपको हेड कैशियर एक बार में पूरा पैसा दे देता है, इसलिए रिसीट्स कॉलम में सिर्फ एक ही बार रिसीट्स आती है, उसके बाद तो आएगी नहीं। उसके बाद तो हम सिर्फ खर्चे और खर्चे और खर्चे ही दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टू का एलिमेंट आपको दिखता है, वो टू कैश के नाम से दिखाया जाता है, जो भी अमाउंट हमें मिला है, अलॉटेड है उस पर्टिकुलर डेट पे। उसके बाद लाइन से हमें सिर्फ बाय 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 ही दिखाते जाते हैं। क्या होते हैं छोटे छोटे खर्चे, और ये बाकी के कॉलम्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे स्टेशनरी और पोस्टेज एग्जांपल के लिए तौर पे लिया हुआ है, क्योंकि हर ऑफिस में कुछ ऐसे पेटी खर्चे हैं जो हमेशा होंगे ही होंगे, जैसे कि स्टेशनरी है, छोटा मोटा पोस्टेज का खर्चा है, छोटा मोटा आपका रिफ्रेशमेंट का खर्चे है, एम्प्लॉयज का कन्वेयंस,
जो गुड्स या पार्सल्स आ रहे हैं उनको पिक करने के लिए दिया गया है कार्टेजेस। तो ये कुछ 5-6 ऐसे एरियाज हैं जहां पर हर महीने हर हफ्ते हमारे अमाउंट स्पेंड होते होंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक एक्सपेंस की कैटेगरी के हिसाब से एक डेडिकेटेड कॉलम भी बना देना है। जब आपको पता है स्टेशनरी के एक्सपेंसेस बार बार हो रहे हैं तो आप स्टेशनरी का कॉलम डाल दीजिए। पोस्टेजेस क्वेश्चन में बार बार लिखा हुआ है, पोस्टेजेस का कॉलम डाल दीजिए। बट अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसका नाम आपको समझ नहीं आ रहा, कैटेगरी समझ नहीं आ रही, तो यू कैन पुट अ कैटेगरी अंडर द हेड ऑफ सैंड्री एक्सपेंसेस, और यू कैन इवन राइट मिसलेनियस एक्सपेंसेस। पोस्टिंग कैसे की जाएगी वो भी बता देता हूं। तो आपको एक ही बार पैसा मिलेगा। लेट से 1 जनवरी को आपको कैश दिया जा रहा है 10,000 रुपए, तो आप इस तरीके से रिसीट कॉलम में 10,000 दिखा देंगे। इसके बाद मान लीजिए पोस्टेज पे, स्टेशनरी पे खर्चा होना चालू होता है। 1 जनवरी को ही हमारा स्टेशनरी का अमाउंट आ जाता है। सो विल राइट बाय स्टेशनरी। वाउचर नंबर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस वाउचर से पेमेंट हो रही है तो, नहीं तो ये भी ब्लैंक ही चलता है। हाँ, अब स्टेशनरी का मान लीजिए हमने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो मुझे टोटल पेमेंट्स में भी 500 लिखना है और स्टेशनरी के कॉलम में भी 500 लिखना है। इसी तरीके से मान लीजिए पोस्टेज पे 250 रुपए खर्च हो गया, तो आपको टोटल पेमेंट में तो हर एक्सपेंस का अमाउंट लिखना ही लिखना है। बट अब क्योंकि वो पोस्टेज का खर्चा है तो वो सिर्फ पोस्टेज के कॉलम में जाएगा। ऐसे वेजेस का एक कॉलम है, तो वेजेस का जितना भी एक्सपेंस होगा वो वेजेस के कॉलम में जाएगा। मतलब टोटल पेमेंट में तो हर एक्सपेंस जाता ही जाता है, उन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में भी आप वो पोस्टिंग्स करते चलते हैं। और ये बुक वीकली भी बनाई जा सकती है, फोर्टनाइट बनाई जा सकती है, मंथली बनाई जा सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो आप पूरे पेमेंट्स को डालने के बाद, क्योंकि अब तो सारी की सारी पेमेंट्स ही एक ही बार रिसीविंग होगी, इसका तो सारी पेमेंट्स ही पेमेंट्स है, प्लस माइनस करते हैं हमारा बैलेंस सीधी निकल जाता है। ध्यान रहे यहां पर भी आपके इस रिसीविंग अमाउंट से ज्यादा एक्सपेंडिचर इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अ कैश बुक, दिस नॉट अ क्रेडिट बुक, और दिस इज नॉट अ बुक वेयर यू हैव अ बैंक कॉलम। तो यहाँ पे सारे खर्चे भी कैश में ही चलते हैं। इस तरीके से बनाई जाती है आपकी पेटी कैश बुक। इसके कुछ इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपकी बुक्स में। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर के अगर मैं कोर एरियाज को पिक करूं तो थ्योरी जरूर से पढ़िए एमसीक्यू के लिए, और प्रैक्टिकल्स में अगर आप इस चैप्टर से 8 नंबर 6 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम्स में, और एक अच्छा खासा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर स्कूल में 11th में इंटरनली टीचर आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताता है। तो अगर आपके स्कूल्स में ये चैप्टर पढ़ाया गया है और आपको लग रहा है कि ये फाइनल्स में आएगा, तो ये अच्छे खासे नंबर्स के साथ आने वाला है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप डबल कॉलम कैश बुक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाएं, उसके बाद आप पेटी कैश बुक के भी कुछ क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस ध्यान से बनाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर कैश बुक। होप आपको समझ में आया होगा और आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके इस चैप्टर से खूब सारे नंबर आ जाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।